जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 9 नमोकार मंत्र पढ़ लें। अक्षय आप उधर हैं? आर यू एबल टू लिसन? यस दीदी। ओके, तो शुरू करें। आवाज सही आ रही है? यस। ओके, तो हमारा जो लास्ट सेशन में चर्चा चल रही थी वो थी द्रव्य के बारे में। ठीक है, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, जो जिससे यूनिवर्स बना है, जो सब कुछ अगर हम सही सही मायनों में देखें तो रियलिटी में क्या है, हमारा हमें जो दिखता है वो द्रव्य दिखता है, द्रव्य है ना। चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, दो ही चीजें हैं, है ना। जीव है या अजीव है। जीव दिखता नहीं है और अजीब दिखता है। ठीक, तो जो दिख ही नहीं रहा है उसको हम कैसे जाने। ठीक, तो उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा उसकी क्वालिटीज के बारे में, ठीक, और उसके थोड़ा और आगे चलेंगे तो जीव द्रव्य के बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो चर्चा चल रही थी गुण, क्योंकि हम द्रव्य को जान रहे हैं तो हर द्रव्य की गुण है और उसकी पर्याय है। ये हमने लास्ट सेशन में समझना शुरू किया था। ठीक है, और उत्पाद व्यय द्रव्य है और सत्य है, उसका एक अस्तित्व है, ये सब बातें हमने समझी थी। ठीक, और गुण और पर्याय के बारे में जब हमारी चर्चा चल रही थी तो हमने ये देखा था कि बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य का इनफैक्ट, कि वो पहले एक बहुत छोटा बच्चा है, राइट। धीरे धीरे फिर वो टीनेज हुआ, टीनेज से यंग अडल्ट, यंग अडल्ट से फिर अडल्ट एंड देन ओल्ड पर्सन, सीनियर पर्सन। तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं, राइट। लेकिन उसमें उसका जो ह्यूमैनिटी है या मनुष्यत्व है वो कांस्टेंट है। वो बच्चा था तब भी वो मनुष्य था, वो यंग है तब भी वो मनुष्य है, और वो जब सीनियर है तब भी मनुष्य है। ठीक, तो जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उसके अंदर वो रियल द्रव्य है, राइट। बाकी जो दिख रहा है, जो उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो उन टेम्परेरी चीज को हमने क्या कहा, पर्याय, और जो फिक्स है वो उसका वो द्रव्य है। ठीक, तो यहाँ पर मनुष्यत्व होना उसका वो द्रव्य हो गया, और उसकी जो चेंजेस हो रही हैं, फॉर्म में चेंजेस हो रही हैं, वो उसकी पर्याय हो गई। ठीक है, और पर्याय हमेशा बदलती रहती है, ये उन पर्यायों का गुण हो गया। पर्याय का गुण क्या हो गया, वो चेंज होंगी ही होंगी। ठीक है, और जो मनुष्य है, राइट, उनकी किन चीजों में चेंज आएगा, वो उसके गुणों का चेंज हो गया। जैसे कि एक बच्चा है, उसकी एक लर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है, अब एक यूथ हो गया, यूथ की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, अडल्ट की लर्निंग कैपेसिटी अलग है। तो जो उसके ये गुणों में चेंजेस आ रहा है, राइट, एक मनुष्य के जो गुण होते हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस क्या कहलाएंगे, उन गुणों की पर्याय। ठीक है, तो एक बच्चा जो काम कर सकता है, अब एक अडल्ट जो काम कर सकता है, दोनों में चेंजेस है। ठीक है, लेकिन एक बच्चा भी लर्निंग कर रहा है और एक अडल्ट भी लर्निंग कर रहा है। ठीक है, तो लर्निंग उस द्रव्य का गुण है। ठीक है, लेकिन उसमें भी चेंजेस आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जिनमें चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्याय। ठीक है, तो गुणों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, गुणों की पर्याय। ठीक है, एक तो हो गया बच्चे का बड़ा होना, तो वो द्रव्य में चेंज आ रहा है।
उसके बॉडी बढ़ रही है, उसकी आ, बच्चे से वो बड़ा हो रहा है तो वो द्रव्य में चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक उसके गुणों में भी चेंज आ रहा है, तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। एक उसके द्रव्य में चेंज आ रहा है और एक उसके गुणों में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब कुछ चेंजेस तो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कुछ चेंजेस जो हैं हमें बहुत टाइम के बाद दिखाई देते हैं। जैसे इवन एक बच्चा है, 1 सेकंड बाद अगर आप उसे देखेंगे तो वो बच्चे की फॉर्म में दिखाई देता है, राइट। लेकिन आप कुछ सालों बाद देखेंगे तो वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। तो चेंज 1 सेकंड बाद भी है और चेंज इयर्स के बाद भी है, ठीक। तो जो चेंज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो तो स्थूल चेंज हो गया, ठीक है। उस स्थूल चेंज को क्या कहा टेक्निकल टर्म में? व्यंजन पर्याय, ठीक है। व्यंजन जो हमें पहचान में आ रहा हो, और ऐसा डिफरेंस जिसको हम डिफरेंस तो हुआ लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो भी चेंज हुआ लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसका ये मतलब नहीं निकालिए कि चेंज हुआ ही नहीं, तो सूक्ष्म हुआ, ठीक। तो उस सूक्ष्म चेंज को क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय, ठीक है। तो अर्थ चेंज जो हुआ वो जो सूक्ष्म है उसको अर्थ कहा, जिसको हम आइडेंटिफाई जल्दी से नहीं कर पाते लेकिन वो होता है। और व्यंजन जो एकदम स्थूल दिखाई देता है, लाइक मोटे मोटे तौर पे बच्चे से बड़े हो जाना, ठीक है। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों चीजें बातें समझ में आई? अक्षय एंड शिल्पी जी, यस। आया समझ में? गुड। यस यस। ओके ओके, तो आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं वो मतलब स्क्रीन पे बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो जी इसीलिए, जी। हाँ, ऑल राइट। प्रत्येक स्थूल परिणमन किन्हीं सूक्ष्म परिणामों का ही फल है ना। जैसे 70 वर्षीय वृद्ध के उदाहरण में स्पष्ट है, दोनों प्रकार की पर्याय शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार की होती है। अब पर्याय शुद्ध अशुद्ध, ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। उसका क्या मतलब है? शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, ठीक है। तो जब भी हम द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो हम कह सकते हैं शुद्ध, ठीक है। क्योंकि जो चीज चेंज होती जा रही है उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, हम उसको अशुद्ध मानते हैं, ठीक है। और जो फिक्स्ड है उसको हम शुद्ध मानते हैं, ठीक। जो कि जैसे कि हम आत्मा है उसका जो प्योर फॉर्म है उसको हम शुद्ध मानेंगे क्योंकि वो त्रैकालिक है, ठीक। और जो चेंज हो रहा है जिसमें मिलावट है हम उसे अशुद्ध कह सकते हैं, जो कि हमारा रियल स्वरूप नहीं है, ठीक है। शुद्ध हो गया रियल और अशुद्ध हो गया अनरियल। अनरियल मतलब अब आप कहेंगे कि अगर दिख रहा है तो रियल ही है ना, राइट। लेकिन अगेन इसमें अनेकांतवाद है, हम जिस अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है, वो पकड़ने की कोशिश करना है। अशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं है, राइट। तो पहले हम शुद्ध को पहचान लें कि जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, ठीक है, वो हम शुद्ध कह रहे हैं, ठीक। और जो हमारा ओरिजिनल नहीं है वो अशुद्ध है, ठीक है। दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। शुद्ध, दोनों प्रकार की पर्याय शुद्ध अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार की हैं। शुद्ध द्रव्य की दोनों पर्याय शुद्ध होती हैं और अशुद्ध द्रव्य की दोनों ही पर्याय अशुद्ध ही होती हैं। दोनों पर्याय मतलब अर्थ और व्यंजन। तो मेरा अर्थ एक और, क्वेश्चन है कि हाँ शिल्पी। जो नहीं है वो मतलब एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा, जो मतलब अशुद्ध में जो क्या एज एन एग्जाम्पल हाँ, कैसे अशुद्ध का समझेंगे उसे? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमने बच्चे की फॉर्म लिया, राइट, बच्चे से बड़ा हो रहा है, वो मनुष्य की फॉर्म उसने टेम्परेरीली होल्ड करी है, ठीक है ना। आज वो हम्म है, कल को वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसका हम्म। रियल स्वरूप नहीं रहा, ठीक है। तो शुद्ध और अशुद्ध की पहचान हम रियल अनरियल से करेंगे। रियल को आप ओके। पकड़ेंगे तो प्योर शुद्ध जो फॉर्म है हमारी, हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा। तो ओके। अशुद्ध यहाँ पर हमारा जो
चेंजेस, एक जैसे आम का एग्जाम्पल है ना, आम के एग्जाम्पल में हम्म कलर चेंज हो रहा है, उसका ये चेंज हो रहा है। आम का अस्तित्व कितनी देर का है, राइट? आम एक जब फल है, तक उसका अस्तित्व खराब हो जाएगा, फिर वो फॉर्म चेंज कर लेगा पूरी की पूरी, हम्म है हम्म ना? तो वो जितनी देर तक आम है वो उसकी अशुद्ध पर्याय है एक तरह से, मतलब ठीक है? कि वो एक एग्जिस्टिंग रियल, है तो शुद्ध है और नॉन एग्जिस्टिंग है तो अशुद्ध है, दैट्स हाउ वी कैन रिलेट, आई मीन। तो जो द्रव्य है उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है? हम्म और जो हम्म अशुद्ध द्रव्य है उसका भी एग्जिस्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि आप और हम है नहीं, हम हैं, हम्म राइट? लेकिन अभी अशुद्ध हम्म फॉर्म में, ठीक है? हम्म तो हमारा हम्म एग्जिस्टेंस होते हुए भी हम अशुद्ध फॉर्म में है, और हमारे ओ- अंदर जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, ठीक है, वो उसके अंदर शुद्धपना भी है, उसको उसके अंदर एक सिद्ध जो होता है ना, कि उसके अंदर हाँ, एक प्योर फॉर्म भी है, ओके, या, ओके, ठीक है ना? अगर हम उसको हम्म, हमेशा के लिए इम्प्योर ही मान लेंगे तो फिर हम उसको कभी शुद्ध कर नहीं पाएंगे। प्योरिटी राइट, उसमें पॉसिबल है, उसकी जो प्योर फॉर्म में पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम ये सारी हम्म, मेहनत करते हैं, ठीक है? तो फॉर्म की ओके, अपेक्षा से, और जो बाहर अंदर में हमारा जीव तत्व है, द्रव्य है, उसकी अपेक्षा से दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ओके, मेक सेंस? या, निखिल, गुड। ठीक है, तो हम जो संसारी जीव हैं उनकी भी पर्याय हैं, और जो मुक्त जीव हैं, मुक्त जीव मतलब सिद्ध, जिनके पास शरीर नहीं है, ठीक है? तो मुक्त जीव तथा पुद्गल के शुद्ध परमाणु की दोनों ही पर्याय शुद्ध होती हैं। मुक्त जीव और जो पुद्गल का परमाणु है, पुद्गल सबसे छोटा मैटर कह सकते हैं, अणु जिसे कहते हैं ना, जिनसे मिलकर, जैसे कि अम, आप एक बुक देखते हैं, ठीक है? बुक में पेजेस जो बने हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर बने हैं, राइट? हमारा बॉडी है वो सेल्स को जुड़ के बना है, सेल्स से बना है, राइट? कंटिन्यूटी ऑफ सेल्स से हमारी स्किन, मतलब उससे हमारे टिश्यूज बने, टिश्यूज से हमारा ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, ठीक है? तो सेल उसमें सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। इसी तरह से हर चीज के बनने में सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु, परम अणु, ठीक है? एब्सोल्यूट एटम। तो वो उसकी शुद्ध अवस्था है। और ऐसे ही जीव की अपेक्षा देखें तो जो सिद्ध होते हैं वो शुद्ध है, ठीक है? तो मुक्त जीव तथा पुद्गल के शुद्ध परमाणु की दोनों ही पर्याय शुद्ध होती हैं। दोनों ही पर्याय मतलब अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। आज आप उन्हें देख लें तो भी वैसे ही दिखेंगे और शुद्ध ही रहेंगे, और काफी समय बाद देखेंगे तो भी वो शुद्ध ही होंगे, उनमें इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन संसारी जीव के, जीव और पुद्गल स्कंद की दोनों ही पर्याय अशुद्ध है, ठीक है? जो अभी की अभी दिखाई दे रही है, अभी की अभी है, वो भी अशुद्ध है। और जो फ्यूचर मतलब काफी समय बाद हम देखें तो जो स्थूल चेंजेस आ रहे हैं उसमें, वो भी अशुद्ध है, ठीक है? जब तक कि वो शुद्ध बन ना जाए, जब तक कि वो सिद्ध ना बन जाए, तब तक जो कुछ भी दिख रहा होगा हमें, है ना, वो सब अशुद्ध ही है, ठीक है? तो जो संसारी जीव है उसके, और जो पुद्गल स्कंद, स्कंद होता है जब एक एटम में दूसरा एटम ऐड हो जाए, ठीक है? तो वो स्कंद कहलाएगा। स्कंद होता है ग्रुप, ठीक है? तो पुद्गल को अशुद्ध अगर हमें कहना हो, मतलब एटम को अगर हमें अशुद्ध कहना हो, उसकी पर्याय को अशुद्ध कहना हो, तो कब कहेंगे? जब वो मल्टीपल एटम्स मिले हुए हों। अकेला है तो शुद्ध है, ठीक है? मल्टीपल है तो अशुद्ध है। और मल्टीपल को क्या कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में? स्कंद, ठीक है? तो जब तक परमाणु स्कंद फॉर्म में है तब तक वो अशुद्ध कहलाता है, ठीक है? हमारी स्किन या हमारा शरीर माना कि पुद्गल से बना है, ठीक है? तो वो पुद्गल को बहुत सारे पुद्गलों से मिलके बना है,
राइट। बहुत सारे एटम्स कनेक्टेड हैं, सेल्स जो है वो एटम से बनी है, तो वो बहुत सारे जब मिलकर बना है तो अशुद्ध ही है ना, वो परमाणु का शुद्ध स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो जीव का भी अशुद्ध स्वरूप हमें समझ में आया जब तक कि उसके गुण डिस्टोर्टेड है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब वो उसकी अशुद्ध फॉर्म है। ठीक है, और ऐसे ही पुद्गल जब तक स्कंद फॉर्म में है तब तक वो अशुद्ध है। ठीक है, तो ये किस बारे में बात हो रही थी? पर्यायों के बारे में। पर्याय किसकी होती है? अगर पूछा जाए पर्याय किसकी होती है, हमने जब समझा तो कुछ भी आंसर कीजिए, जो भी मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है अभी। Anything which is existence. बहुत अच्छा। मतलब जीव की पर्याय। हाँ, जीव की, द्रव्य की, गुण की, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। पर्याय मतलब चेंजेस। ठीक है ना, जो चेंजेस है हमने उसको पहले आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारे को जो दिख रहा है वो हमें इम्प्योर चीज ही दिखती है, हम प्योर को नहीं देख सकते। ठीक है, तो अगर हम इम्प्योर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, इम्प्योरिटी क्या है, तो हम उसके पीछे जो प्योरिटी है उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज हमारी आंखों से नहीं दिख सकती, हम उसको सिर्फ अनुभव से, समझ रहे हैं आप? जैसे होप, श्रद्धा, विश्वास, लव, ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है, ये हम किसी ना किसी महसूस। महसूस करते हैं, हम उसको, हम उसके गुणों से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम्म, इसी तरह से हम जीव को, आत्मा को कैसे महसूस कर पाएंगे? हम उसके जब गुणों को समझेंगे तो हम उसे महसूस कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये सारी जो नॉलेज हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, ये हम उस जीव तत्व को महसूस करने के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या कर बताया गया? हमें जो इम्प्योर है वो है बताया गया, है ना। इम्प्योर बता दिया, तो हम उसके पीछे जो प्योरिटी है, उस जो इम्प्योर को अलग, हम अगर जैसे पानी है, गंदा पानी है, आपको अगर गंदा पानी की डेफिनेशन या उसकी पहचान बता दी जाए और आप उसको प्योर करते हैं छान के, या थोड़ी देर उसमें फिटकरी डालकर उसको प्योर कर लेते हैं, राइट, तो आपको पहले गंदगी पता होगी तभी तो आप उसे प्योर करेंगे ना। आप क्लियर वाटर को आइडेंटिफाई कब करेंगे? जब आप उसे जानते हैं कि ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हमारे को आइडेंटिफिकेशन इम्प्योर का इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि हम प्योर को नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो यहां तक हमने इम्प्योर को यानी पर्यायों के बारे में जाना। ठीक, आम की अपेक्षा से देखा हमने, बच्चे की अपेक्षा से देखा, है ना, चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, अब हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक, अब हमें और थोड़ा सा जानना है जीव के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे, चर्चा करते द्रव्य के बारे में, द्रव्य में जीव और अजीव दोनों आ जाते हैं। अब सिर्फ बात करेंगे जीव। ठीक है, जीव थोड़ा सा सबको समझ में आता होगा, जीव किसे कह रहे हैं? जो जी रहा है वो जीव, है ना। तो अब उस जीव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेडी है इसके लिए? जीव और उसकी विविध अवस्थाएं। कुछ कह रहे हैं शिल्पी जी? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ हाँ रेडी है। बस ओके मुझे ये बोलना चाह रही थी कि मैं 8:30 पे मुझे कहीं जाना है, तो मैं लीव कर ओके जाऊंगी ग्रुप पे। ओके, मैं बाद में सुन। आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर लीव करिए। ठीक है, और ठीक आप ठीक रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। है, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम जीव की चर्चा शुरू करेंगे। इसमें अब पुद्गल वाला डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि हमें जीव को नाउ मोर डीपली समझना है। ठीक, 7 तत्वों में जीव तत्व सबसे प्रधान तत्व है। चेतना इसका मुख्य लक्षण है। चेतना एक चेतना शक्ति जिसे कहते हैं ना, जो जी रहा है, जीने वाली शक्ति जिसे कहते हैं, राइट, वो इसका मेन लक्षण है। समस्त सुख दुख की प्रतीति इस चेतना से ही होती है। ठीक है,
एक मेज है, उसमें कोई सुख दुख नहीं हो रहा है, कितनी भी जोर से उसको मारते हैं उसको सुख दुख नहीं होता। सुख दुख कहाँ होता है? जहाँ जीवपना है, जहाँ जीवन है ना। चाहे वो फिर एक कीड़ा ही क्यों ना हो, है ना। मनुष्य को ही सुख दुख होता है ऐसा नहीं, एक कीड़े को भी सुख दुख होता है क्योंकि उसमें भी जीवन है ना। तो जो सुख दुख की प्रतीति है इस चेतना से ही होती है। इसी चेतना के आधार पर समस्त जड़ द्रव्यों से इसकी अलग पहचान है, इसीलिए चेतना को इसका लक्षण कहा गया है। तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना, ठीक है। और चेतना जो सुख दुख की प्रतीति का होना, ठीक है। एक चेतन शक्ति है उसके अंदर, उस जीव के अंदर। जीव की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है कि जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण से जीता है, जी चुका है और जिएगा, वह जीव है। तो अब जीव की जानकारी में और हमें जानने मिला कि जीव जिसके पास प्राण है, और प्राण क्या? जीवनी शक्ति। जिस शक्ति के आधार पर जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं, ठीक है। ये प्राण एक अजीब में नहीं होते। तो वो कौन से प्राण है? संसारी जीव के पास शरीर है, इंद्रियां है, श्वासोच्छ्वास है और आयु, ठीक है ना, जो सांस ले रहा है। तो एवन एक कीड़ा भी है जो वो सांस लेता है, भले ही हमें उसकी अंदर बाहर ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो है वो सब जीवों के पास है। एक इंद्रिय के पास भी श्वासोच्छ्वास है। जो ट्रीज हैं वो भी सांस लेते हैं, ये सबको मालूम है क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया, है ना। वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो श्वासोच्छ्वास है उनका। उनके पास भी आयु है, एज है ना, इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, सेंस करते हैं, है ना। जी आप सुनिए। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, आई गॉट ऑन म्यूट। मुक्त आत्माओं में एकमात्र चेतना रूप भाव प्राण होता है। तो हमारे पास किस फॉर्म में प्राण है? इंद्रियों के रूप में, श्वासोच्छ्वास, आयु और शरीर। और जो मुक्त आत्माएं हैं उनके पास भी प्राण है, लेकिन चेतना रूप भाव प्राण। मतलब एक ऐसा नहीं है कि सिद्ध डेड हो गए। सिद्ध क्या है? सिद्ध भी जी रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, है ना, लेकिन शरीर नहीं है उनके पास। तो शरीर नहीं है तो श्वासोच्छ्वास नहीं है, इंद्रियां नहीं है, सिर्फ एक क्या है उनके पास? चेतना रूप भाव प्राण है, ठीक है। तो बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में सब कुछ बताया जा रहा है। आई होप आप लोग बस फोकस अपना पूरा 45 मिनट्स का यहाँ पर दीजिए, तो बातें आपको समझ में आएंगी, है ना। बहुत फोकस की जरूरत है। प्राणों के आधार पर जीने के कारण जीव को प्राणी भी कहते हैं, है ना। प्राणी वर्ड अपन बहुत सुनते हैं। नरक, नर, नरक आदि विभिन्न पर्यायों में, नर मतलब मनुष्य और नरक आदि जो बाकी की 3 फॉर्म्स हैं, विभिन्न पर्यायों में अतति गच्छति यानी आना जाना करते रहने से इसे आत्मा भी कहते हैं। जंतु, पुरुष, ज्ञानी आदि अन्य नाम भी जीव के पाए जाते हैं। अब जिस भी नाम से बुलाएं, आपको बात समझ में आई ना, कि जीव जिसमें जीवनी शक्ति है, ठीक है, जो प्राणों से जीता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक जीव के बारे में। डेड पर्सन की बॉडी पड़ी होती है, उसमें जीवन नहीं है अब, है ना, इसीलिए उसको जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है ताकि वो अपना फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो जाए, ठीक है ना। और उसकी जो अंदर का जीव है, जो जीवनी शक्ति थी, उसने दूसरा फॉर्म ले लिया। जीव का अस्तित्व, है ना, क्योंकि अब दिखता तो है नहीं, अब उसको बताना पड़ेगा। प्रायः समस्त आत्मवादी दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आत्मा है ऐसा स्वीकार करते हैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द दर्शन यानी फिलॉसफी, राइट। किंतु चारवाक नाम का एक दर्शन है जो भौतिकवादी दर्शन और आधुनिक विज्ञान को के अकॉर्डिंगली आत्मा को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि पंचभूत से शरीर बना
और जब मरण हुआ तो वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वो आत्मा के फॉरएवर एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता। ठीक है, माना कि हिंदू धर्म क्या कहता है कि हम एक परम पिता परमात्मा का अंश हैं। ठीक है, कि हम उसमें से निकले हैं, कल को उसी में वापस विलीन हो जाएंगे। तो लेकिन वो उसकी कंसिस्टेंसी को मानते हैं। ठीक है, हमें सही फॉर्म क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, कैसे होती है, वो सब समझना है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन आत्मा है कि नहीं है, अभी उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ जो दर्शन है वो आत्मा को मानते हैं। अब जो आधुनिक विज्ञान है उनका क्या कहना है, जीव नामक कोई पदार्थ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होने से नहीं मानते। दिखता तो है नहीं तो नहीं मानते। यदि जीव होता तो उसे दिखना चाहिए था। जीव में जो चेतना दिखाई देती है वह पंचभूतों के संयोग से उत्पन्न हुई शक्ति मात्र है। उनका क्या कहना है, जल वायु अग्नि, है ना, इनसे मिलकर कुछ फॉर्म क्रिएट हो जाती है, वही जीव है। ठीक है, और जब वो मरता है तो वो खत्म हो जाती है। वो पांच भूत तत्व जो हैं अपने अपने एग्जिस्टेंस में चले जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। जैन दार्शनिकों का कहना है कि मैं दुखी सुखी आदि की जो प्रतीति होती है वह इस चेतना का ही परिणाम है। यदि चेतना नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है तो मृतक जीव का शरीर पंचभूतों से युक्त होते हुए भी चेतना शून्य क्यों रहता है ना। इसी चेतना रूप लक्षण के दृष्टिगोचर होने पर कई बार मृत घोषित जीव को चिता से भी लौटते देखा गया। तो अगर वो पंचभूत से ही बना था, है ना, तो मृतक का शरीर, उस समय उसको मृतक क्यों कह देते हैं? शरीर तो अभी भी सामने है हमारे, है ना, हम उसको अभी भी जीव क्यों नहीं कहते? इसका मतलब जो आत्मा है वो कुछ और है ना। और हम रीइंकारनेशन भी बहुत बार देखा सुना है सबने, रीइंकारनेशन की स्टोरीज होना, है ना। वो भी हमें क्या बताता है, ये सिद्ध करता है कि जीव का अस्तित्व है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों का कहना है कि चेतना जीव का लक्षण न होकर शरीर का लक्षण है, लेकिन यह ठीक नहीं है। कुछ व्यक्तियों का कहना है चेतना जीव का लक्षण न होकर शरीर का लक्षण है, कि शरीर की पहचान है। यह ठीक नहीं है। यदि चेतना शरीर का लक्षण है तो शरीर को सदा चेतन रहना चाहिए, क्योंकि लक्षण त्रैकालिक होता है। लक्षण मतलब पहचान, पहचान त्रैकालिक मतलब हमेशा होने वाली। ठीक है, तो अगर चेतना शरीर का ही लक्षण है तो शरीर के साथ होना चाहिए हमेशा। लेकिन जब मृत शरीर दिखाई देता है हमें, वहां पर चेतना नहीं है ना। तो चेतना से रहित शरीर कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना, तो चेतना शरीर का लक्षण नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई, है ना। दूसरी बात, यदि चेतना शरीर का लक्षण है तो बड़े और स्थूल शरीरों में चेतना अधिक या छोट कम होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर चेतना शरीर की ही पहचान है तो शरीर अगर बड़ा है तो चेतना बड़ी, और शरीर छोटा है तो चेतना छोटी, जबकि ऐसा नहीं है ना। सब में चेतना समान रहती है। प्रायः देखा जाता है कि पहलवानी शरीरधारी भी अल्पज्ञानी होता है, तथा दुबले पतले शरीर धारण करने वाले साधु संत और विद्वानों में अधिक ज्ञान पाया जाता है। इसी तरह हाथी ऊंट घोड़ा बैल आदि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का शरीर छोटा होने पर भी उनकी अपेक्षा मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है। अतः चेतना को शरीर का लक्षण नहीं माना जा सकता। यह तो शरीर से भिन्न जीव या आत्मा का लक्षण है। ठीक, अब पंचभूत की बात लेते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रूप पंचभूत तो जड़ है। चैतन्य रहित होने से इनसे जीव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इन रियलिटी एक्चुअली पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है वो हमारे में जीव कहाँ है, राइट। आकाश भले ही ना जीव हो, लेकिन ये चार तत्व तो जीव हैं। पृथ्वी कायिक जीव अगर सुना हो आपने, है ना। लेकिन हाँ, पृथ्वी अपने आप में
एज सच जो है मृत जीव का शरीर है, कह सकते हैं, पृथ्वी जीव जो कहते हैं। तो अगर उन सबको मिला के जो जड़ है, मरे हुए जो फॉर्म है, उनको मिला देने से अगर कुछ चैतन्य बन जाता हो तो हर जगह बनाकर दिखाए ना। अगर साइंटिस्ट ये कहते हैं या और कोई दर्शन ये कहता है, तो आज तक ये 5 चीजें तो हमेशा अवेलेबल है, इनको पांचों को मिलाकर नया जीव क्यों नहीं बना देते? मनुष्य क्यों नहीं बन जाता नया? नहीं बना सके ना आज तक कोई भी, है ना। तो इस वजह से भी ये चीज प्रूव होती है कि ऐसा कहने वाले अपनी ही बात को प्रूव नहीं कर पाते। यदि कहा जाए कि महुआ, महुआ एक फूल का नाम है, गुड़ पानी आदि में मध्य शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, किंतु परस्पर संयोगों को प्राप्त होने पर उनमें मध्य शक्ति उत्पन्न होती है और कुछ काल तक रहने पर विनाश की सामग्री प्राप्त होने पर विनष्ट हो जाती है। उसी प्रकार भूतों के संयोग से उत्पन्न चेतना भी कारण सामग्री प्राप्त होने पर विनष्ट हो जाती है। ये कह रहे हैं कि आपको सबको मालूम ही है कि किस तरह से अल्कोहल बनता है, राइट। एक आटा है, कनक जो गेहूं होता है, अगर जौ जिसे कहते हैं बारले, है ना, उसको अगर सड़ा दिया जाए तो अल्कोहल बन गया, है ना। अल्कोहल, उस जौ को अगर हम पीस कर आटा बनाकर खाते हैं तब हमें उससे नशा नहीं होता, राइट। लेकिन अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दिया जाए तो फिर वो उसमें जो अल्कोहल की जो एक पावर होती है वो जेनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो एक उसको कह रहे हैं कि संयोग मिला तो बन गई और संयोग खत्म हुआ तो खत्म हो गई। तो उस थ्योरी पर वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह उदाहरण भी अनुपयुक्त है, क्योंकि महुआ जो फूल की बात कर रहे हैं, गुड़ आदि पदार्थों में संयोग से पूर्व भी मादक शक्ति पाई जाती है। संयोग से तो केवल उस शक्ति का उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब एक्सटेंशन, मतलब बढ़ जाती है, उसमें ऑलरेडी थी वो शक्ति, ठीक है ना। जैसे धतूरा आदि चीजें हैं, वो पेड़ पर लगी हैं तब तक मादकता नहीं दे रही हैं, लेकिन जब उसको तोड़कर पीस कर कंज्यूम किया जा रहा है तो वो मादक बना देती हैं, ठीक है ना। तो शक्ति उसमें है, मादकता उसके अंदर ऑलरेडी है ना। सिर्फ जो संयोग है वो उसकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार क्या तथा कथित भूतों में, भूतों मतलब जो पंचभूत बताए ऊपर, उनमें चेतना का अस्तित्व विद्यमान है? क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि है तो जड़वाद की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी, यानी कि कुछ भी जड़ रहेगा ही नहीं। इनका मिलन हुआ और चेतना बन गई, है ना। फिर तो चेतना शाश्वत हो जाएगी। जहां भूत है, जहां पंचभूत है, वहां चेतना है। और यदि चेतना संयोगिक मतलब सबसे मिलकर ही बनी है, तो मध्य शक्ति का उदाहरण अवास्तविक है, क्योंकि मध्य के उपादान में मादकता प्रत्यक्ष है, किंतु भूतों में चैतन्य नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो वो फूल था उसके अंदर मादकता थी, शक्ति थी ना उसके अंदर, तभी वो आज एज अ अल्कोहल यूज हो पा रहा है। पंचभूत तत्व क्या कहते हैं उनको? उनको ओरिजिनली क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, राइट। उन जड़ से कोई चेतन बन जाए ये इम्पॉसिबल है। जड़ से चेतन नहीं बन सकता, क्योंकि जड़ में चेतना ऑलरेडी, चैतन्य भाव नहीं है, ठीक है। तो जो चीज जिनसे वो फॉर्म ले सकता है, अगर उनमें वो क्वालिटी नहीं है, तो हम उन भूतों को, उन 5 भूत तत्वों को चैतन्य कैसे कह सकते हैं? उनसे चेतना बनती है ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है। इसके बावजूद भी यदि कुछ क्षण के लिए मान ले कि पंचभूतों के संयोजन से चेतना उत्पन्न होती है, तो उसका समीकरण क्या है? क्या उस समीकरण, समीकरण मतलब उसमें क्या कंसिस्टेंसी है? क्या उस समीकरण के आधार पर आज तक किसी ने चेतना की उत्पत्ति करके बताई है? यदि किसी ने नहीं बताई, तो पंचभूत के संयोग से चेतना की उत्पत्ति होती है, यह बात ही आधारहीन होने से अप्रामाणिक सिद्ध होती है।
है ना। आज तक हमने कहीं पर भी ये नहीं सुना कि ये पंचभूत से किसी ने किसी को क्रिएट कर दिया हो, है ना। सबका बॉर्न होने का एक फॉर्म है, तरीका है, वो उसी तरीके से ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम मानकर उसके अस्तित्व के बारे में जो आधुनिक विज्ञान है उसको डिस्कार्ड करते हुए मतलब अपनी क्लैरिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आधुनिक विज्ञान सब वस्तुओं की उत्पत्ति मात्र जड़ पदार्थों से मानते हैं। वे अपने विरोधी समागम अथवा गुणात्मक परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि सब पदार्थों की तरह चैतन्य भी पदार्थों के संयोग से ही बनता है ना। समझ में आया बात। आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है, पंचभूत से चेतना बन गई, चेतना शाश्वत है, चेतना का अपना अस्तित्व है। ये चीज आधुनिक विज्ञान नहीं मानता। मानेगा भी क्यों, हर चीज के लिए तो वो प्रूफ मांगता है, और प्रूफ आत्मा का पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। यदि वैसा कोई समीकरण वैज्ञानिकों की दृष्टि में हो तो भी वे आज तक चैतन्य की उत्पत्ति करके नहीं बता सकते। चैतन्य का निर्माण तो दूर, जीवित आंख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि शारीरिक अवयवों के निर्माण में भी अभी तक वे सफल नहीं हो सके। कभी भी कोई ऐसा, अभी तक कोई ऐसी रिसर्च या ऐसी इन्वेंशन नहीं हुई कि वो पैर को रीजेनरेट कर दे, आईज को रीजेनरेट कर दे, है ना। वो नकली आंख जरूर बनाते हैं जो असली जैसी दिख वर्क करती है, लेकिन हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई इवन बॉडी पार्ट्स तक को नहीं बना पाए। तो चैतन्यता बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। उनके द्वारा बनाई गई सब वस्तुएं जड़ ही दिखाई देती हैं, वे जीवित वस्तुओं से स्पष्ट रूप से भिन्न प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत शरीर निश्चेष्ट अथवा विशीर्ण क्यों हो जाता है, तथा जन्म के साथ जीव में चेतना कहाँ से आ जाती है, यह बात भी अभी तक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है ना। तो उस चीज को कोई आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ रहा है। थोड़े टेक्निकल वर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं, इट्स हार्ड, बट आप उसके पीछे का पर्पस समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें बताने की क्या कोशिश की जा रही है ना। जीव का अस्तित्व की बात कर रहे हैं, और वो हम बाय बर्थ कह लीजिए, जैन धर्म में पैदा होने के कारण, या हिंदू मतलब कर्म फिलॉसफी पर बिलीव करने के कारण इजी है हमारे लिए कि अस्तित्व होता है, ऐसा हम ऑलरेडी जानते हैं। आधुनिक विज्ञान क्यों नहीं मानता उसको, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, या वो क्या तर्क देते हैं, क्या लॉजिक देते हैं, वो जान रहे हैं। आत्मा के बारे में वैज्ञानिकों के विचार। प्रकृति और चेतना के इसी रहस्य को न समझ पाने के कारण वैज्ञानिकों का गर्व भी चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी अल्पज्ञता सामने दिखने लगी। उन्हें भी किसी विराट ज्ञाता का ख्याल आने लगा, है ना। कोई इनविजिबल पावर है, वो उन्हें बिलीव होने लगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, हम केवल सापेक्ष सत्य को ही जान सकते हैं, पूर्ण सत्य को तो कोई सर्वज्ञ ही जान सकता है। क्या कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वी कैन ओनली नो द रिलेटिव ट्रूथ बट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नोन ओनली टू द यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो कुछ यूनिवर्सल ऑब्जर्वर या कुछ इनविजिबल सत्ता है, सर्वज्ञ है कोई जो सब कुछ पूर्णता के साथ जानता है। हम क्या करते हैं, हम एक पक्ष को जानते हैं, ठीक है। ये किसने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यही कारण है कि भले ही आधुनिक विज्ञान आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करे, किंतु अभी वे एकदम से उसे अस्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं है। अब तो वैज्ञानिकों को भी ऐसा प्रतीत होने लगा है, यह विश्व एक जड़ यंत्र मात्र नहीं है, इसमें चेतना स्फुरित होती है ना। अब लोग को मालूम होगा क्वांटम फिजिक्स की बात चलती है ना। क्वांटम फिजिक्स इज बियॉन्ड द, जो भौतिक फिजिक्स है, ये जो हम मैटर के लेवल पे फिजिक्स देखते हैं, उससे बियॉन्ड कुछ है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्टेंस में लाने लगे हैं। द ग्रेट डिजाइन नामक पुस्तक में अनेक वैज्ञानिकों ने इस विषय में अपनी सामूहिक राय भी जारी की है।
अगर ये बुक पढ़नी है तो कोई लेकर पढ़ सकता है, द ग्रेट डिजाइन। चेतना के महत्व को स्पष्ट करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, मैं जानता हूं कि सारी प्रकृति में चेतना काम कर रही है। ठीक है, इसमें नीचे इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा है। कुछ अज्ञात शक्ति काम कर रही है, हम नहीं जानते वह क्या है। मैं चैतन्य को मुख्य मानता हूँ, भौतिक पदार्थ को गुण गौण गौण मतलब सेकेंडरी। ठीक है, मैं चेतना को प्राइमरी मानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, है ना। पुराना नास्तिकवाद अब चला गया है। धर्म आत्मा और मन का विषय है, वह किसी भी प्रकार से हिलाया नहीं जा सकता। आजकल सामंजस्य का विस्तृत मानदंड प्रस्तुत हुआ है कि ज्ञान की सरिता अयांत्रिक वास्तविकता की ओर निकलती है। क्या कह रहे हैं? टुडे देयर इज अ वाइड मेजर ऑफ अग्रीमेंट दैट द स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इज हेडिंग टुवर्ड्स अ नॉन मैकेनिकल रियलिटी। नॉन मैकेनिकल रियलिटी मतलब जो बहुत ही मैकेनिकल लेवल पे जो चल रहा है वो नहीं, नॉन मैकेनिकल। ठीक है, द यूनिवर्स बिगिंस टू लुक मोर लाइक अ ग्रेट थॉट देन लाइक अ ग्रेट मशीन। कंप्यूटर्स क्या है, ये भी तो हम सोचते हैं ना कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम ये देख रहे हैं कि वो सोच पा रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड कुछ और है जो हम एक स्टिल कंप्यूटर को ह्यूमन नहीं कह सकते, चेतना नहीं कह सकते, है ना। मन या माइंड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं से अकस्मात टपक पड़ी है। माइंड नो लॉन्गर अपीयर्स एज एन एक्सीडेंटल intrudes into the realm of matter. सत्य यह है कि विश्व का मौलिक तत्व जड़ मौलिक तत्व मैटर जो है बल फोर्स या फिजिकल थिंग नहीं है। मौलिक तत्व क्या है? मन और चेतना ही मौलिक है, फंडामेंटल है। ठीक? एक निर्णय यह बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की संभावना है। ज्योति काष्ठ से भिन्न है, मतलब कि काष्ठ लकड़ी, ठीक है, और ज्योति काष्ठ से भिन्न है। काष्ठ तो थोड़ी देर उसे प्रकट करने में ईंधन का काम करता है। ठीक है, लकड़ी जली तो लाइट हुई। लकड़ी के अंदर लाइट है या लाइट एक अलग चीज है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं लकड़ी अलग है और लाइट अलग है। ठीक है, लकड़ी पे जलने से लाइट आई है, बस लकड़ी का काम इतना ही था। ठीक है, लकड़ी एक इसके लिए एक रीजन बनती है उस रोशनी के लिए, टेम्परेरी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास। वह समय आएगा जब विज्ञान द्वारा अज्ञात विषय का अन्वेषण होगा। अज्ञात मतलब जिसको अभी हम नहीं जान पाए, ऐसे विषय का अन्वेषण मतलब रिसर्च। विश्व जैसा कि हम सोचते हैं उससे भी कहीं अधिक उसका आध्यात्मिक अस्तित्व है। वास्तविकता तो यह है कि हम उक्त आध्यात्मिक जगत के मध्य में हैं, जो भौतिक जगत के से ऊपर है। जैसे मनुष्य 2 दिन के बीच की रात्रि में स्वप्न देखता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच विहार करती है। जैसे हम सपने में ऐसा लगता है कि हम ये रियलिटी है कि जागने के बाद जो देख रहे हैं वो रियलिटी है ना। इसी तरह से मनुष्य की आत्मा भी एक रियलिटी को छोड़कर दूसरी में जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं साइंटिस्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो मेरा एक्चुअली हेडफोन्स डेड हो गया। अभी आ रही है बेटर, मतलब हल्की आ रही बहुत है। लो हो गया साउंड एकदम से। हाँ, ऑलराइट, हाँ अभी आ रही है। ओके। तो यहीं तक अपना वैसे भी खत्म करेंगे सेशन को। तो दो जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज को अब मानने लगे हैं, बिलीव करने लगे हैं। एक्चुअली दैट्स ऑल दे आर ट्राइंग टू से, है ना। तो अब हमें तो ऑलरेडी पता ही है कि जीव का अस्तित्व है और ये जो है कंटिन्यूटी इसकी बनी हुई। अब आगे जो जीव का स्वरूप बताएंगे वो जैन दर्शन क्या कहता है उसके हिसाब से। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि यहीं से हमें जीव की असली पहचान क्या है। ठीक है, अभी तक तो हमने जो भी सुन रखा होगा या मान रखा होगा वो सब है, लेकिन जैन दर्शन क्या मानता है वो चीज को जाने। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? टू मच इन्फॉर्मेशन हो रहा है ना, या मैनेजेबल है, समझ में आ रहा है? तो जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो हे जिनवानी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 टाइम्स कम करना। जी जिनेन, जी जिनेन। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।